नमो नमः। उन्नयन विहार क्लासेज में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज हम सब संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत लकार का एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। लकार, अगर थोड़ी सी इस शब्द की व्याख्या की जाए तो यह ज्ञात हो जाएगा अथवा होता है कि वह शब्द जिसके प्रारंभ में लौ की आकृति, लौ का आकार, लौ की मात्रा हो, जैसे ओमकार, औकार, आकार, वैसे ही लौकार। तो यह देखा जाता है। वैसे अन्य भाषाओं से संस्कृत भाषा में अनुवादित करने के लिए इनका प्रयोग मुख्य रूप से होता है। कहा जा सकता है कि ये धातुओं के साथ प्रयुक्त होते हैं और इनकी संख्या जो है वह 10 होती है। धातुओं के अंत में ये प्रयुक्त होते हैं तो निश्चित रूप से लकार प्रत्यय होंगे। तो वैसे 10 प्रत्यय लकार कहे जाते हैं जो धातुओं के साथ प्रयुक्त होकर धातुओं के विभिन्न रूपों को परिभाषित करते हैं, उनकी रचना करते हैं, निर्माण करते हैं और इनका प्रारंभिक जो वर्ण होता है वह लौ से होता है। वैदिक काल में ऐसे 10 प्रत्ययों की चर्चा थी। लिट, लूट, लेट, लिंग, लुंग, लट, लिट, लोट, लंग, विधिलिंग। तो ऐसे 10 लकार वैदिक संस्कृत में वैदिक काल में प्रयुक्त किए जाते थे। वर्तमान में वाक्यों का सरलीकरण करने के क्रम में 5 लकारों का प्रयोग किया जाता है। अतः हम सब वर्तमान में इन 5 लकारों का अध्ययन करेंगे। लट लकार। अब लट लकार के लिए जो है कौन से काल का निर्धारण किया गया है, तो वर्तमान काल का। लिट के लिए भविष्यत, लोट के लिए अनुज्ञा, लंग के लिए भूत और विधिलिंग के लिए चाहिए अर्थ वाले वाक्यों का निर्धारण होता है। तो आज हम सब लट लकार के लिए वर्तमान काल का रूप जो है इनके प्रारंभिक अंश को देखते हैं और प्रारंभिक अंश को देखने के पश्चात हम इस पर आधारित एक अन्य वीडियो भी यहाँ पर करेंगे जिससे कि आपको और ज़्यादा सहूलियत, आसानी हो। अब हमने देखा, सर्वप्रथम आप यह देखिए कि इसको धातु के साथ कैसे लगाएंगे। तो लट लकार जो है वह लट लकार या कोई भी लकार संस्कृत की परंपरा के अनुसार 3 वचनों में और 3 पुरुषों में होते हैं। वचन आप बखूबी समझ रहे हैं, 1 की संख्या, 2 की संख्या और 2 या 2 से अधिक की संख्या, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष भी आप समझ रहे हैं, कार्य करने वाले व्यक्ति की जानकारी। प्रथम पुरुष यानी कि वैसे व्यक्ति जिनके बारे में जानकारी दी जा रही है और निश्चित रूप से उस व्यक्ति को जानकारी नहीं होगी, जैसे कि वह। मध्यम पुरुष यानी कि वह पुरुष जिससे बात की जा रही है।
जिसकी जानकारी दी जा रही है और उसको पता भी है, वह सम्मुख में है। उत्तम पुरुष अर्थात वह व्यक्ति जो जानकारी दे रहा है, जैसे कि मैं। मध्यम पुरुष में तुम। तो आइए देखते हैं कि लट लकार में कौन से शब्दांश धातुओं के साथ लगते हैं। जैसे कि अगर हम लोग पठ धातु की बात करें, पठ धातु की अगर बात करते हैं, पढ़ना, तो यहां पर जो है एक वचन में ती, तह, अंति। सर्वप्रथम आप लोग जो है सिर्फ लकार के रूपों को देखेंगे। ती, तह, अंति। सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। अब मैंने क्या किया है कि यहां पर जो है कर्ता को भी साथ में लिया है, यानी जो व्यक्ति कार्य करने वाला है, करेगा या कर रहा है। तो प्रथम पुरुष एक वचन में सह, पुरुष के लिए वह, सा स्त्री के लिए वह, अथवा कोई भी नाम। तो सह, वह, सा, वह या कोई नाम। तो मतलब वे दोनों पुरुष के लिए, ते मतलब वे दोनों स्त्री के लिए, ते मतलब बहुवचन पुरुष के लिए, ता मतलब बहुवचन स्त्री के लिए। त्वम तुम दोनों, युवाम त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। अब जो है अगर ये आपको टेबल कहें इसको, या इसको रूप कहें लट लकार का, कंठस्थ कर लेते हैं, अपने मनोमस्तिष्क में बैठा लेते हैं, तो फिर आपको वैसे किसी भी हिंदी वाक्यों का अनुवाद करने में कोई परेशानी नहीं होगी जिनका अंत ता है, ती है, ते हैं, ते हो से हो। अथवा संस्कृत में वैसे वाक्यों को भी वर्तमान काल में ही रखने की परंपरा है जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो होता है, क्योंकि यहां जो प्रेजेंट है वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। हालांकि यह भी परंपरा है जब अन्य भाषाविदों द्वारा यह कहा जाता है कि आप हमारे वाक्यों का हूबहू रूपांतरण संस्कृत में करें, तो वहां पर जो है रहा है, रही है जैसे वाक्यों के लिए थोड़ा सा परिवर्तन किया जाता है। जैसे कि मैं जा रहा हूं, तो वहां पर अगर इस हिसाब से संस्कृत की परंपरा के अनुसार बनाते हैं तो मैं जा रहा हूं अथवा मैं जाता हूं, दोनों के लिए अहम, गच्छ का मतलब जाना, गच्छ अथवा गम, गम धातु से गच्छ, अहम गच्छामि, मैं जाता हूं अथवा मैं जा रहा हूं। लेकिन जब भाषाविदों की चुनौती आती है कि आप हूबहू रूपांतरण करें, तो वहां पर लिखते हैं अहम गच्छन अस्ति, अहम गच्छन अस्ति, मैं जा रहा हूं। तो ये जो है अन्य भाषा के अनुसार होता है, लेकिन संस्कृत में मैं जाता हूं, मैं जा रहा हूं, दोनों समान वाक्य हैं। अब यहां पर जो है आप किसी भी धातु का प्रयोग करते हैं तो यह टेबल आपको कारगर होगा। जैसे कि तुम जाते हो, तो तुम के लिए त्वम, त्वम के साथ सी लगेगा, त्वम गच्छ सी। अब संस्कृत में एक और खासियत है, इस लकार का अगर आप प्रयोग करते हैं, जैसे कि जब आपको पता हो गया कि त्वम के साथ सी लगेगा, तो आपने त्वम लिख दिया, सी लिख दिया। अब जो कार्य है आपने यहाँ पर पठ लगा दिया, त्वम पठ सी, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ रहे हो। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा परिवर्तन किया
अगर आप पठसी लिखते हैं और त्वम लिखते हैं तो यह सही है। अंग्रेजी में, हिंदी में यह सुविधा नहीं है। यहाँ क्यों सही है? वाक्य के शब्दों को यहाँ क्यों परिवर्तित कर दिया जाता है और फिर भी कोई अंतर नहीं पड़ता है? इसलिए कि आप इस टेबल में देखेंगे तो सिर्फ एक ही जगह सी है और वह सी है मध्यम पुरुष एक वचन, और यह प्रयुक्त किसके साथ में होता है? त्वम के साथ में। बाकी आपको सी कहीं नहीं मिलेगा। तो जब मैंने यहाँ सी लिख दिया और इसके साथ एक क्रिया का रूप लगा दिया तो फिर यहाँ पे कर्ता क्या है? कर्ता सिर्फ और सिर्फ तुम, यानी कि तुम ही हो सकता है। इसके अलावा अगर आप अहम रखते हैं तो फिर वह गलत हो जाएगा, क्योंकि अहम के लिए आम ही लगता है। अगर आप युवाम रखते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि युवाम के लिए थ लगता है। तो ये संस्कृत की खासियत है। अगर आप इस टेबल के अनुसार, इस सारणी के अनुसार ये समझ जाते हैं कि कौन से कर्ता के लिए, कौन से पुरुष के लिए, कौन से पुरुष के कौन से वचन के लिए कौन सी लकार की के रूप को प्रयुक्त करेंगे, तो फिर आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। और यही कारण है कि संस्कृत के वाक्यों को आगे पीछे लिखने की पूरी तरह आज़ादी दी गई है। तो ये जो है एक छोटी सी सारणी है। अब अगर आप सिर्फ एक कोई क्रिया लेते हैं, पठ क्रिया लेते हैं, पढ़ना को लेते हैं, तो आप इससे कम से कम जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कम से कम आप 12 वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं लट लकार वर्तमान काल से। और अगर नाम की बात किया तो नाम तो असंख्य हैं, तो नाम असंख्य हैं। अब जैसे कि सह पठती, सा पठती, मोहनः पठती, राधा पठती, तौ पठतः, ते पठतः, ते पठन्ति, ताः पठन्ति, त्वं पठसि, युवां पठतः, यूयं पठत, अहं पठामि, आवां पठावः, वयं पठामः। यानी कि अगर आप अपने घर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, इसको अगर स्वयं से पढ़ने का प्रयास करें, तो कम से कम निश्चित रूप से आप 12-13 वाक्य जो है आसानी से बना लेंगे एक क्रिया के रूप से। तो उम्मीद है कि इस सारणी को जो है आप कंठस्थ करेंगे, और कंठस्थ करने के पश्चात जो है आप नेक्स्ट वीडियो तक इस सारणी से लट लकार वर्तमान काल की सारणी से आप जो है कम से कम 10-12 धातुओं से पठ, गच्छ, हस, चल, नृत्य, ऐसे बहुत सारे क्रिया के रूपों से आप बहुत सारे वाक्यों का निर्माण करने में सक्षम हो जाएंगे और हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जब हम लकार के अन्य रूपों को पढ़ेंगे तब तक आप इस सारणी को समझ चुके होंगे। फिर भी यदि कोई आपको समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिखें, उनका हम उचित उत्तर देंगे। नेक्स्ट वीडियो तक आप सबों का धन्यवाद।